दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग लव मैरिज करते हैं तो कुछ लोग अरेंज मैरिज। शुरुआत में तो सबको लगता है कि उनके बाबू सोना उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो उन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आखिर में वही लोग उन्हें धोखा देकर अलग हो जाते हैं। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी टॉपिक पर बेस्ड है, लेकिन इसमें एक अलग ही ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ चीट करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो दिखने में बिल्कुल किसी इंसान की तरह लगते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से कपल से, जहां हम देखते हैं चोई और उसकी वाइफ सोही को। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चोई एक बहुत ही अमीर इंसान था, उसके कई बड़ी फार्मा कंपनीज थी और इसी वजह से वो अक्सर अपने काम में बिजी रहता था। लेकिन आज सुबह वो अपनी वाइफ को सरप्राइज देता है। वो खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और एक स्वीट सी मॉर्निंग किस के साथ उसे जगाता है। दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। जोही अपने कंपनी चला जाता है और सोही अपने हाई स्कूल रियूनियन में शामिल होने के लिए। वहाँ उसके पुराने दोस्तों में से एक होती है मिस युंग। सभी लोग वहाँ आते हैं, बस एक दोस्त को छोड़कर, जो है सोही की बेस्ट फ्रेंड सिरा। लोगों से सुनने को मिलता है कि सिरा ने कुछ समय पहले अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उसने गुस्से में उसे जान से मार दिया और इसी जुर्म में उसे जेल हो गई। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सोही घर वापस लौट आती है और जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड चोई पहले ही काम से लौटकर सो चुका था। इसी दौरान चोई के फोन पर एक अनजान लड़की का मैसेज आने लगता है। उन्हें पढ़कर सोही तुरंत समझ जाती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। ये देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। जिस आदमी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसके साथ उसने अपनी पूरी दुनिया बसाई थी, आज वही उसका दिल तोड़ रहा था। दर्द से टूटी हुई सोही एक मैरिज काउंसलिंग ऑफिस जाती है, जहां ऐसे केसेस को हैंडल करके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है हान नाम के एक आदमी से। सोही अपनी पूरी कहानी हान को सुना देती है। उसकी बातों को सुनने के बाद हान चोई पर कुछ दिनों तक नजर रखने लगता है और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है तब वो सोही को अपने ऑफिस बुलाकर सब कुछ खुलकर बताता है। हान कहता है जो एक बहुत ही अय्यास आदमी है, उसके कई अफेयर हैं और वो रोज किसी न किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चोई की तुमसे पहले 3 और बीवियां रह चुकी है और तुम उसकी चौथी बीवी हो। ये सुनकर सोही के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसे इतना बड़ा शौक लगा जिस पर उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। अब उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो अपना दर्द बांट सके। तभी उसे अपनी दोस्त सिरा की याद आती है। वो तुरंत सिरा के पास जाकर अपनी जिंदगी की कहानी उसे सुनाती है और बहुत रोती है। दरअसल सिरा के बारे में लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि उसने जब अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ा तो उसका कत्ल कर दिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अब सीन शिफ्ट होती है चोई पर। चोई एक वीआईपी क्लब में कुछ लोगों से मिलता है और उनसे किसी कलेक्शन के बारे में बात करता है। अब अगले दिन हान फिर से सोहे को अपने ऑफिस बुलाता है और इस बार वो एक बहुत ही अजीब बात कहता है। हान सोही को बताता है हमारे ग्रह पर बहुत से ऐसे एलियंस रह रहे हैं जो अलग अलग प्लेनेट से आए हैं। उन्हें हम अनब्रेकेबल कहते हैं। वो दिखने में तो बिल्कुल किसी इंसान की तरह लगते हैं। हो सकता है वो आपके आसपास किसी डॉक्टर के रूप में हो या फिर आपका कोई खास दोस्त बनकर रह रहा हो, लेकिन तुम्हें कभी भी इसका एहसास तक नहीं होता। दरअसल ये म्यूटेंट इंसानों के डीएनए पर रिसर्च करते हैं और इसी प्रोसेस में वो कई ह्यूमन फीमेल के साथ संबंध बनाते हैं। हान आगे कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने चोई के बारे में एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। उसने देखा कि चोई एक गैस स्टेशन पर गया और वहां जाकर पूरा 1 लीटर गैसोलीन पी गया। इसलिए मुझे लगता है कि चोई भी उन्हीं म्यूटेंट में से एक है। इधर जब सोही घर पर नहीं होती तो चोई फ्रिज के वाटर बॉटल में कोई जहरीली चीज मिला देता है। अब सीन शिफ्ट होती है ईटीएल क्वारंटाइन सेंटर की तरफ। ये वही जगह है जहां अलग दुनिया से आए एलियंस पर रिसर्च की जाती है। ईटीएल सेंटर के लोगों को धरती पर मौजूद म्यूटेंट के बारे में पता चल चुका था और आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वहां एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। दूसरी तरफ सोही घर लौटकर फ्रिज से वही बोतल निकालकर पानी पी लेती है, लेकिन जैसे ही वो पानी अंदर जाता है उसी के साथ सोही फर्श पर गिर जाती है।
फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सोही एक हॉस्पिटल में एडमिट है और इसके थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर से हमें पता लगता है कि सोही मर चुकी है। उसके मौत की खबर सुनकर हॉस्पिटल में उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सीरा भी वहां आती है। वो गुस्से में चोई पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे वजह से ही मेरी दोस्त की जान गई है। सीरा वहां एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर देती है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक सोही उठकर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर डॉक्टर के चेकअप के बाद सबको एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। सोही किस्मत से वापस जिंदा हो गई थी और ऐसा सिर्फ 10 मिलियन लोगों में से किसी एक के साथ होता है। चोई सबके सामने अपने आंसू का नाटक करता है। वो ऐसा दिखाता है कि जैसे वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हो। वो उसे गले लगाकर रोना धोना शुरू कर देता है। लेकिन अब सोही को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि ये सब उसके मगरमच्छ के आंसू हैं। दरअसल ये म्यूटेंट इंसानों के डीएनए को समझने के लिए उनसे संबंध बनाते थे और जब उनका काम खत्म हो जाता था तब वो उन्हें मार देते। चोई के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि सोही इस जहर से बची कैसे। इसी उलझन में अगले दिन वो एक फार्मेसी शॉप पर जाता है और वहां से सबसे ज्यादा जहरीली पॉइजन खरीद लेता है। दूसरी तरफ सोही अपनी दोस्त सीरा को अपने हस्बैंड की असलियत बताती है। पहले तो सीरा को भी उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर दोनों मिलकर हान के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। हान उनकी बातें सुनकर एक प्लान बनाता है। उससे सोही से ये पता चलता है कि चोई घर लौटने के बाद सबसे पहले बाथटब में शावर लेने जाता है। इसी आदत का फायदा उठाकर वो उसे हाई वोल्टेज शॉक देकर मार देंगे। हान आगे ये भी कहता है कि अगर वो इलेक्ट्रिक करंट से भी ना मरा तो मेरे पास उसका भी इलाज है। ये कहकर वो सोही और सीरा को एक सॉल्यूशन दिखाता है। वो बताता है कि ये दवाई उसने खास म्यूटेंट को मारने के लिए बनाई है। अगर चोई फिर भी बच गया तो वो इस दवाई को उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। अब तीनों घर पहुंचते हैं। हान अपने नॉलेज से एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट ट्रैप बनाता है। फिर वो सोही को समझाता है कि जब चोई बाथटब में आए तब तुम एक इशारा करना, उसके बाद मैं इस लेटर जैसे दिखने वाले स्विच को प्रेस कर दूंगा और चोई को लगेगा एक जोरदार झटका। फिर हान सोही से कहता है कि हमें जितना हो सके इस प्लान को नेचुरल दिखाना होगा ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। वो सोही से कहता है कि जब चोई घर आएगा तब तुम बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करना जैसे तुम्हारी डेली लाइफ होती है। इतने में सोही के फोन पर चोई का कॉल आता है। चोई बताता है कि वो जल्द ही घर पहुंच रहा है। फिर कुछ देर के बाद घर की डोरबेल बजती है, जिससे सुनकर हान और सीरा तुरंत बाथरूम में छुप जाते हैं। सोही जाकर डोर ओपन करती है, लेकिन वहाँ चोई नहीं बल्कि यूंग खड़ी थी। उसके हाथ में एक शॉट गन थी और वो सोही के घर में किसी को ढूंढने के लिए आई थी। बातों ही बातों में पता चलता है कि यूंग भी इसी बिल्डिंग में रहती है और अभी हाल ही में उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। लेकिन वो चीट प्यार में नहीं बल्कि झूठ बोलकर कर रहा था। यूंग कहती है उसने मुझे कहा था कि वो एक फेमस फोटोग्राफर है, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला है कि वो झूठ बोल रहा था। असल में तो वो एक मैरिज काउंसलिंग सेंटर चलाता है। इतना सुनते ही सबको समझ आ जाता है कि यूंग जिसकी बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि हान ही है। हाँ, हान ही उसका बॉयफ्रेंड था। इधर हान बाथरूम के अंदर बाथटब में बैठा हुआ था। तभी अचानक यूंग सिगरेट पीने के लिए सामने रखे लेटर को उठाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वो लेटर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक ऑन करने वाला स्विच था। जैसे ही यूंग स्विच दबा देती है, अंदर बेचारे हान को एक जोरदार करंट का शॉक लगता है। सीरा और सोही बस देखते रह जाते हैं। करंट इतना तेज था कि पूरे बिल्डिंग की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। इसी दौरान चोई भी बिल्डिंग में एंटर कर चुका था। अब बिल्डिंग की पावर कट होने की वजह से वो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ने लगता है। दरअसल चोई का प्लान था कि वो फार्मेसी से खरीदा हुआ पॉइजन घर पहुंचते ही सोही को लगा देगा और उसके बाद उसके लाश को अपने साथियों के साथ ठिकाने लगा देगा। वहीं ऊपर फ्लैट में जब सोही, सीरा और यूंग बाथरूम के अंदर जाती है तो वहां का नजारा देखते ही सब हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि हान की हालत बहुत खराब है और इस इंसिडेंट से यहाँ हान की मौत हो जाती है। फिर सीरा और सोही यूंग को सच बताते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। तुमने अपने बॉयफ्रेंड की जान ले ली। तुमने जिसे लेटर समझकर दबाया वो असल में एक स्विच था। अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह देखकर यूं टूट जाती है। वो गम से फूट फूट कर रोने लगती है। अब इससे पहले कि चोई घर पर आ जाए, तीनों मिलकर हान की लाश को खींचकर
चोई के वार्डरोब में छुपा देते हैं। तभी डोर अनलॉक होता है और चोई घर पर इंटर करता है। घर आते ही वो अपनी वाइफ को हग करता है और सीधा बाथरूम शावर लेने के लिए चला जाता है। फिर जैसे ही वो बाथटब में जाता है, सोही एकदम से स्विच दबा देती है और तुरंत ही बाथटब में दोबारा से एक जोरदार करंट फ्लो होता है। तीनों को लगता है कि अब तो चोई का काम तमाम हो गया होगा, लेकिन जब वो बाथरूम के अंदर जाकर देखते हैं तो चोई बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। चोई भी तीनों को एक साथ देखकर थोड़ा हैरान हो चुका था। अब उसे अपनी वाइफ पर शक होने लगा था, इसलिए सोही और उसके दोस्त तुरंत उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं, क्योंकि लकीली आज चोई का बर्थडे भी था। अब चारों मिलकर उसका बर्थडे मनाने लगे। लेकिन इस पार्टी के दौरान यूंग अपने बॉयफ्रेंड हान के बारे में सोचकर रोना शुरू कर देती है। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हो रहा था। तभी जब चोई वॉशरूम जाता है तो उसी वक्त सीधा और सोही वाइन के बोतल में बहुत सारा पॉइजन मिला देते हैं। उनका प्लान होता है कि वो इस जहर से चोई को मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ वार्डरोब के अंदर हम देखते हैं कि हान अभी भी जिंदा था। अब सोही चोई के लिए वाइन लेकर आती है। चोई बिना कुछ सोचे एक ही बार में पूरी ग्लास खत्म कर देता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उस पर पॉइजन का भी कोई असर नहीं हुआ। फिर चोई हंसते हुए कहता है कि वो अकेले वाइन नहीं पी सकता, इसलिए वो सबको रॉक पेपर सीजर खेलने को कहता है ताकि बाकियों को भी वाइन पीने का मौका मिले। सभी गेम खेलते हैं और यूंग जीत जाती है। मतलब अब मजबूरी में उसे ही पैसों वाली वाइन पीनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो गिलास उठाती है तभी अचानक वार्डरोब के अंदर से हान का फोन बजने लगता है, जिससे चोई तुरंत घबरा जाता है, क्योंकि सबके फोन तो उसके सामने ही पड़े थे। तो फिर अंदर बजने वाला फोन किसका था? वो सीधा रूम की तरफ बढ़ता है। तीनों लड़कियां उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं रुकता। जैसे ही चोई अंदर जाता है, वहाँ हान को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। चोई समझ नहीं पाता कि ये आदमी है कौन। फिर तीनों घबराते हुए कहती है कि शायद वो चोर होगा। इसी बीच हान अपनी आंखें खोलता है तो चोई घबराहट में तुरंत एक गोल्फ स्टिक उठाकर गलती से उसके सर पर जोर से मार देता है, जिससे हान फिर से बेहोश हो जाता है। तीनों लड़कियां समझती है कि हान तो अब पक्का मर गया होगा। फिर चोई सफाई देते हुए कहता है कि उसने उसे जानबूझकर नहीं मारा, ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। अब चारों डिसाइड करते हैं कि हान की लाश को जंगल में ले जाकर दफनाना ही सही रहेगा। जैसे वो प्लान के मुताबिक हान को उठाकर वहां से निकलने लगते हैं, तभी अचानक चोई के साथी भी वहां आ पहुंचते हैं, जो असल में सोही की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाए गए थे। चोई अपने साथियों को इशारे से समझा देता है कि वो उसका घर पर वेट करे। फिर चारों मिलकर हान की लाश को जंगल में ले जाते हैं। वहाँ चोई अकेला एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू करता है। इस दौरान यूं का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। गड्ढा खोदने के बाद सब मिलकर हान की लाश को उसके अंदर फेंक देते हैं। गड्ढा काफी गहरा था, इसलिए चोई बाहर निकलने में उनसे मदद मांगता है। लेकिन इसी वक्त सोही को चोई से छुटकारा पाने का एक मौका मिल जाता है। वो तुरंत सबल उठाती है और उसके सर पे जोर से वार कर देती है, जिससे चोही बेहोश होकर वहीं गड्ढे में गिर जाता है। फिर तीनों बिना वक्त गवाए गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, मगर तभी अचानक चोई उस गड्ढे के अंदर से वापस बाहर निकलने लगता है। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत कार में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन चोई भी उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। उसकी दौड़ने की स्पीड किसी भी नॉर्मल इंसान से 10 गुना तेज थी। वो एक लंबी छलांग लगाकर उनकी कार के ऊपर आ जाता है और उन्हें बाहर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन इस जद्दोजहद में कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। फिर चोई सीधा पहाड़ से गिरकर गहरी खाई में जा टकराता है। ये देखकर तीनों को लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई भी जिंदा नहीं बचता, मतलब चोई की मौत हो ही गई होगी। इसी तसल्ली के साथ वो वापस घर लौट आती है, लेकिन घर पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं।